मोदी जी को ये शौक़ है कि जिस तरह से शायद हिंदुस्तान में याद किया जाता है कि अकबर ने ये बनाया और बाबर ने वो बनाया या किसी और ने, तो मैं भी उन शहंशाहों की लिस्ट में आ जाऊं और मुझे भी लोग याद करें कि मोदी जी ने ये एक सेंट्रल विस्ता बनाया था। जिन लोगों ने ये सोचा कि मोदी कुछ और करेंगे, ये उनकी बेवकूफ़ी थी। मोदी ने गुजरात में जो किया था 2002 से लेके और 2014 तक, अगर जिसने वो स्टडी किया, जिसने गुजरात में काम किया, उसके सामने ये बिल्कुल साफ था कि ये एक फैशिस्ट मॉडल है जहाँ पे लगातार अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले होंगे, दलितों पे हमले होंगे, इकोनॉमी बिल्कुल बैठ जाएगी। उनका जो गुजरात मॉडल था वो यही मॉडल था कि नफ़रत किस तरह फैलाई जाए। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के इस वक्त निशाने पर कई ऐसी तारीखी ऐतिहासिक इमारतें हैं जिसमें से एक 200 साल पुरानी मस्जिद भी है। आज इसी पूरे मुद्दे पर मेरे साथ INN चैनल पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अनहद की बानी शबनम हाशमी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत INN चैनल पर। सवाल ये है कि इस वक्त जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट लाया गया है, जो इमारत तैयार की जा रही है, उस पूरी इमारत को बनाने में जो तमाम तारीख़ी इमारतें हैं उनको ख़त्म करने का भी एक टारगेट है। उनको ख़त्म किया जाएगा तब वो इमारत तैयार होगी। आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पूरे मुद्दे पर? देखिए, RSS और पूरा संघ परिवार, इनका पूरा एक मकसद यही है कि जो हमारा जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है, उसको बिल्कुल बदल दिया जाए। उसके ये अलग अलग तरह से कई दशकों से ये कोशिशें करते रहे हैं। हमारी हिस्ट्री में, किताबों में हिस्ट्री को बदलना और एक नए ढंग की हिस्ट्री पढ़ाना, उसी में आपका पूरा जो बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन है वो भी उसी का एक हिस्सा है। और दूसरी तरफ ये भी है कि मोदी जी को ये शौक़ है कि जिस तरह से शायद हिंदुस्तान में याद किया जाता है कि अकबर ने ये बनाया और बाबर ने वो बनाया या किसी और ने, तो मैं भी उन शहंशाहों की लिस्ट में आ जाऊं और मुझे भी लोग याद करें कि मोदी जी ने ये एक सेंट्रल विस्ता बनाया था। लेकिन सेंट्रल विस्ता बनाने के लिए जिस तरह से हमारी जो हज़ारों साल की जो तहज़ीब है और उसका पूरा जो एक ज़ख़ीरा है, उसको जिस तरह ख़त्म किया जा रहा है। आप कुछ नया बनाते हैं तो पुराने को ध्वस्त करके नहीं बनाते। आप कुछ नया बनाते हैं तो कुछ जाहिर है कि जब जैसे जैसे आप दुनिया में पहले आप 18वीं सदी में थे, 19वीं, 20वीं, 21 में कुछ ना कुछ नया बनेगा, आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे सब कुछ ख़त्म करके बनाया जा रहा है। और मेरे लिए जो कुछ भी डिस्ट्रॉय हो रहा है सब इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए वो जामुन के पेड़ जो राजपथ के दोनों तरफ सदियों से लगे हुए हैं, और इसलिए लगे थे कि जो गरीब आदमी है, जिसको शायद घर में फ्रूट खाने को ना मिले, उसके लिए एक और छांव भी देता है, ऑक्सीजन देता है, पूरे माहौल को अच्छा रखता है। सारे पेड़ काट दिए गए हैं। पुरानी जितनी इमारतें थी उनको तोड़ा जा रहा है। यहाँ तक कि आपने कहा कि मस्जिद उसमें है, मस्जिद को तोड़ा जा रहा है जो काफ़ी पुरानी है। लेकिन मुझे जो सबसे ख़तरनाक चीज़ लगती है कि नेशनल म्यूज़ियम, नेशनल आर्काइव में हमारी हज़ारों साल की हिस्ट्री के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हैं, उसकी एनेक्स में रखे हैं, उसको तोड़ा जा रहा है। और ये किस लिए हो रहा है? आप करना क्या चाहते हैं? सिर्फ इसलिए कि अपनी जो आपकी जो ईगो है, जो पूरे देश से बड़ी है, जो हर तहजीब से बड़ी है, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, ये बताने के लिए आपको एक नई पार्लियामेंट बनानी है। क्या प्रॉब्लम है? जो पुरानी पार्लियामेंट है, आपको लगता है उसमें कुछ परेशानी है, उसको आप रिकंस्ट्रक्ट, पूरी दुनिया में जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, जो हिस्ट्री की जो भी इमारतें हैं, उनको रेस्टोर किया जाता है, उनको बचा के रखा जाता है, ताकि, क्योंकि हमारी ये पूरी सांस्कृतिक धरोहर है, ये पहचान है भारत की, ये हमारी पहचान है और ये हमारी हिस्ट्री का हिस्सा है। आप किसी चीज़ को तोड़ के उसको, हिस्ट्री थोड़ी ख़त्म हो जाएगी, हिस्ट्री तो है। बिल्कुल। और एक पूरा इतना एक जो इम्प्रेसिव इलाका था, पूरी दुनिया से लोग उसे देखने आते थे, क्योंकि उसका जो एक, जिसे कहते हैं ना, मैग्निफिसेंट, वहाँ जाके आपको लगता था कि एक सुकून भी मिलता था। उसको आप सब तोड़ दिया आपने।
और इस वक्त जब पूरे मुल्क में ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, सिलेंडर नहीं है, पैसे की कमी है, उस वक्त आप 2000 करोड़ रुपया सेंट्रल विस्ता पे लगा रहे हैं। आप सारे के सारे, आप वाइस प्रेसिडेंट का घर वहीं बनाना चाहते हैं, आप अपना घर वहीं बनाना चाहते हैं, आप सारी मिनिस्ट्रीज वहीं बनाना चाहते हैं, आप अंडरग्राउंड टनल्स बनाना चाहते हैं। मतलब आप क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? आप कौन सा, ये कोई ऐसा लग रहा है, मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है कि जिस तरह हिटलर का दिमाग था और हिटलर ने जिस तरह से पूरी एक वो किया था कि सब अंडर कनेक्टेड हो और हर वक्त एक ऐसा आपको लगता रहे कि पता नहीं कौन सा बड़ा हमला इस मुल्क पे होने जा रहा है कि हम अंडरग्राउंड टनल से कनेक्टेड हों और सारे हों। अरे भाई, और भी यहाँ लोग रहे हैं। नेहरू भी हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कितनी प्यार और मोहब्बत से कितनी कंस्ट्रक्शन हुए। नेहरू के आने के बाद सारी यूनिवर्सिटीज़ की बिल्डिंग, सारी जो रविंद्र रंगशाला है मंडी हाउस पे, थिएटर बने, सारी चीज़ें। आपको बनाना है तो कुछ ऐसा बनाइए जो लोगों के काम आए। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, जैसा आपने अपने शुरू में कहा ओपनिंग रिमार्क्स में, कि मोदी जी भी यही चाहते हैं कि मुझे भी उसी तरह से याद किया जाए जैसे और बादशाह गुजरे हैं, अकबर का दौर गुजरा है कि उन्होंने ये बनाया था, उन्होंने वो बनाया था। तो क्या प्रधानमंत्री कुछ ऐसा नहीं कर पाए अभी तक देश के लिए जो उन्हें ये महसूस हो रहा है कि मुझे याद नहीं रखा जाएगा, तब वो सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं? उनको याद तो बहुत दशकों तक रखा जाएगा। उन्होंने जो कुछ इस देश के लिए किया है उनको खूब याद रखा जाएगा, क्योंकि पीएम को, प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को याद रखा जाएगा। और इसलिए याद रखा जाएगा कि जितनी बर्बादी 7 साल में इस मुल्क की हुई है, पिछले 70 साल में कोई भी ऐसा पीरियड नहीं है। बहुत लोग आए जिन्होंने बहुत गलत किया। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई और इंदिरा गांधी को उनके बहुत सारे अच्छे कामों के लिए भी याद किया जाता है, लेकिन उनको उस इमरजेंसी के लिए जिस तरह, ख़ास तौर से जिस तरह उन्होंने गला घोटा डेमोक्रेसी का, उसके लिए भी उन्हें याद रखा जाता है और कोसा जाता है कि उन्होंने हमारे पूरे संविधान पे उस तरह का हमला किया। तो जो इस मुल्क के हालात हुए हैं उसमें मोदी को याद भी रखा जाएगा और कभी माफ़ भी नहीं किया जाएगा। तो सेंट्रल विस्ता बनाना जो है, वो ये सोच रहे हैं मोदी कि उनको एक शहंशाह की तरह याद किया जाएगा, लेकिन उनको सेंट्रल विस्ता के लिए भी ऐसे ही याद किया जाएगा कि उन्होंने सैकड़ों साल के इतिहास पे रौंद के इसको खड़ा किया है। एक सवाल मेरा यहाँ उन हालात पर है जो इस वक्त मुल्क के बने हुए हैं। अगर मैं ख़ास तौर पे एक कम्युनिटी की बात करूँ, दलितों की बात करूँ, मुसलमानों की बात करूँ, माइनॉरिटीज़ की बात करूँ, तो कहीं ना कहीं उनको टारगेट बहुत लंबे समय से किया जा रहा है, लेकिन अब जो हालात बने हैं वो इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात अगर की जाए तो योगी सरकार में लगातार टारगेट किया जा रहा है। कई मॉब लिंचिंग के वाक़यात सामने आ चुके हैं, कई धार्मिक स्थल, मस्जिदें हैं, उनको तोड़ने के वाक़यात सामने आ गए। तो आप इस पर क्या समझती हैं कि ये कैसे हालात बनाने की एक देश में कोशिश की जा रही है? देखिए, एक तो ये कि इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। अगर कुछ लोग इससे हैरान होते हैं तो इसका मतलब उन्हें पता ही नहीं कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। आरएसएस की जो राजनीति है, उनकी जो सोच है, उनकी सोच ही ये थी कि इस देश को एक हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। गोलवालकर ने बहुत साफ अल्फाज में अपनी किताब में लिखा है कि अगर यहाँ पे जो अल्पसंख्यक हैं वो अगर रहना चाहते हैं तो उनको अपने सारे राइट्स छोड़ के सर झुका के रहना होगा, सेकंड क्लास सिटीज़न की तरह रहना होगा। ये उनकी सोच हमेशा से रही है। जिन लोगों ने ये सोचा कि मोदी कुछ और करेंगे, ये उनकी बेवकूफ़ी थी। मोदी ने गुजरात में जो किया था 2002 से लेके और 2014 तक, अगर जिसने वो स्टडी किया, जिसने गुजरात में काम किया, उसके सामने ये बिल्कुल साफ था कि ये एक फैशिस्ट मॉडल है जहाँ पे लगातार अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले होंगे, दलितों पे हमले होंगे, इकोनॉमी बिल्कुल बैठ जाएगी। उनका जो गुजरात मॉडल था वो यही मॉडल था कि नफ़रत किस तरह फैलाई जाए। तो उनको यही सब कुछ करना था, वो ये सब कुछ कर रहे हैं। दलितों पे हमले कर रहे हैं, मुसलमानों पे कर रहे हैं, क्रिश्चियंस पे कर रहे हैं, औरतों पे कर रहे हैं, बुद्धिजीवियों पे, कलाकारों पे जो भी सवाल उठा रहा है उस पे हमले कर रहे हैं, उसकी आवाज़ दबा रहे हैं। जर्नलिस्ट के ऊपर कितने अटैक हो रहे हैं। ये आज बहुत दिनों बाद एक सुप्रीम कोर्ट का एक अच्छा जजमेंट आया है कि आप जर्नलिस्ट क्रिटिसाइज़ करें तो आप उस पर सेडिशन नहीं लगा सकते। बड़ा स्ट्रॉन्ग जजमेंट आया जिसको हम वेलकम करते हैं। लेकिन ये कि इस बीच में 200 से ऊपर बहुत घातक हमले हुए हैं जर्नलिस्ट पे जब से ये सरकार आई है।
उनको तो यही करना था और वो अपना एजेंडा लागू कर रहे हैं। यानी ये पहले से तय था, अगर ये देखा तय था, जाए ये बिल्कुल तय था। सवाल ये है कि इस मुल्क की जनता क्या करेगी। जी। सवाल ये है कि इस मुल्क की वो पार्टियां जो अपने को सेकुलर कहती हैं वो क्या करेंगी। क्या वो इस चैलेंज के सामने उतरेंगी, क्या वो साथ मिलके अपनी अपनी छोटी छोटे जो झगड़े हैं, जो ईगोज हैं, उनसे ऊपर उठ के 2024 में और उससे पहले यूपी में 2022 में ये इंश्योर करेंगी कि ऐसी ताकतें जिन्होंने इतनी तबाही की, जिनकी वजह से, जिस गंगा की ये दुहाई देते हैं सुबह शाम, जिस गंगा में एक आम इंसान की लाशें जो हैं वो तैरती रहीं, उस गंगा के पानी को इन्होंने लाल कर दिया खून से, ऐसे लोगों को क्या गद्दी से आप उठाएंगे? या जिस तरह की अंधभक्ति हम देखते रहे हैं पिछले 2014 से भी पहले से, वो जारी रहेगी। मेरा मानना है कि डिसइल्यूजनमेंट हुआ है और ज़रूरत है कि इसमें ना सिर्फ ये कि पॉलिटिकल पार्टीज़ पे जोर दिया जाए, बल्कि जनता अपना ये समझे कि हम इस मुल्क में क्या चाहते हैं। हम लोकतंत्र चाहते हैं, हम भाईचारा चाहते हैं, हम प्यार मोहब्बत चाहते हैं, या इसी नफ़रत में हम चाहते हैं कि हमारी अगली नस्लें बढ़ें। लेकिन एक ख्वाब भी दिखाया जा रहा है ना लगातार, वो कम्युनल वाला ख्वाब जो एक दिखाया जा रहा है, जिसके बलबूते पे ये सारा एजेंडा सेट करके और वोट हासिल करने की कोशिश की जा रही है। अब ये तमाम मॉब लिंचिंग के वाक़यात, मस्जिदों को तोड़ना, क्रिश्चियनों को टारगेट करना, दलितों को टारगेट करना, पत्रकारों को टारगेट करना, ये सब उसी का एक हिस्सा है। और अब यूपी चुनाव की तैयारी भी है, तो क्या कहीं ना कहीं ये यूपी चुनाव के लिए माहौल बनाने की कोशिश है? नहीं, यूपी चुनाव के लिए बिल्कुल माहौल बनाने की कोशिश है। अभी जो पिछले 15-20 दिन में दोबारा से हमले शुरू हुए हैं, मॉब लिंचिंग के 2 वाक़े हो गए, एक मेवात में हुआ, एक शायद दिल्ली में हुआ। उसकी वजह भी यही है कि कोरोना की वजह से जितनी इस सरकार के खिलाफ आवाज़ें उठनी शुरू हो गई थी, उन लोगों से भी जो इनके साथ रहे हैं, इवन नेशनल मीडिया को भी प्रेशराइज होकर कुछ स्टोरीज करनी पड़ी थी। आज तक को भी स्टोरी करनी पड़ी, जाके दिखाना पड़ा, क्योंकि जिस तरह हज़ारों लाशें गंगा के किनारे पड़ी हुई थी इलाहाबाद में और जगह, उत्तराखंड से भी आई हैं, उस सब को डाइवर्ट करने के लिए ये दोबारा से पूरा नफ़रत का एजेंडा जो है उसको खुला छोड़ दिया गया है कि फिर से लिंचिंग शुरू करो ताकि लोगों का पूरा अटेंशन जो है उधर डाइवर्ट हो जाए। तो और जैसा आपने कहा कि यूपी के चुनाव की तैयारी है, इस सब में जितना कुछ परेशानी है उस सब के बावजूद बीजेपी के पास किसी चीज़ का टाइम नहीं है, लेकिन अमित शाह और मोदी जो हैं वो यूपी चुनाव के लिए मीटिंग्स कर रहे हैं। अब सवाल यही है कि यूपी की जनता क्या करेगी, क्योंकि यूपी की जनता को अब कम से कम बहुत साफ हो गया है। चाहे नोटबंदी से भी अगर शुरू करें, नोटबंदी में तबाही हुई, जीएसटी आई, पहले लॉकडाउन में जिस तरह बगैर किसी नोटिस दिए हुए लॉकडाउन कर दिया गया, हज़ारों वर्कर्स तबाह हो गए, भूखे उनको रहना पड़ा, और अब ये पूरा कोरोना का कहर जो दूसरी वेव का है, इसके बाद भी अगर लोग ये समझते हैं कि नफ़रत करना ज़्यादा ज़रूरी है, तो क्या कह सकते हैं, उसमें कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन मेरा ये भरोसा है कि आम जनता जो है वो इस नफ़रत के ऊपर उठेगी और इन ताकतों को शिकस्त देगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर INN चैनल से बात करने के लिए। तो हमारे साथ अनहद की बानी शबनम हाशमी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसा लगता है कि उन्हें देश याद नहीं रखेगा, लेकिन देश उनको याद रखेगा, बस वजह थोड़ी सी तब्दील होगी, वजह थोड़ी सी बदली हुई होगी। आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी ने अपने उसी रंग और ढंग से शुरू कर दी हैं। शबनम हाशमी का ऐसा कहना है कि अब देश की जनता को, और ख़ास तौर से फ़िलहाल उत्तर प्रदेश की जनता को ये समझना होगा कि किस तरह से जवाब देना है। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।